अयोध्या वर्डिक्ट, जब भी मैं ये वर्ड सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पैदा हो जाते हैं। बेसिकली ये केस किसके ऊपर था? क्या ये केस सिर्फ टाइटल यानी कि मालिकाना हक के लिए था, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? ये केस कितना पुराना था? ये इतना क्रिटिकल क्यों है? इसमें कौन कौन मेडिएशन थे? फैजाबाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? फैजाबाद कोर्ट में कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को कोर्ट में लेकर आए थे, और इलाहाबाद में कोर्ट में कौन लेकर आया था? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वर्डिक्ट को सुनते ही दिमाग में आता है। उसके साथ साथ ये भी आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसके बाद इसका लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? क्या इसका किसी भी तरीके का कोई अपील या फिर कोई रिव्यू करने की बात चली, या फिर वहीं पे बात खत्म हो गई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं, लेकिन इन सब से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या वर्शिप या रिलीजन हमें कहीं पे भी एज अ लॉ हमें कोई राइट दिया गया है? हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज हम इन्हीं सारे सवालों के क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्शिप करना, फेथ करना, कहीं पे इन सारे चीज़ों को लेके कोई लॉ प्रोवाइड किया गया है क्या हमारे पास? क्या हमारे पास कोई लॉ है इन सब से रिलेटेड? तो हाँ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें दो जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमें वर्शिप के लिए राइट दिया गया है। पहला प्रीएम्बल में बोलता है और दूसरी बार वो बोलता है आर्टिकल 25 में। प्रीएम्बल में हमें लिबर्टी दी गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप को लेके हमें एक तरीके की लिबर्टी प्रदान की गई है। वहीं पे आर्टिकल 25 जो है वो हमें राइट टू रिलीजन देता है। इन्हीं सारे चीज़ों के चलते तो इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं, चाहे वो AK नकारा के से स्टेट ऑफ AP का केस हो, या फिर मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हो, या फिर सबसे लैंडमार्क केस विजय ML वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको हम नेशनल एंथम केस भी कहते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जो कि हमें इस वर्शिप से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, आज हम लोग स्पेशली सिर्फ यही बात करते हैं कि अयोध्या वर्डिक्ट में क्या हुआ था, और इन सारे जो भी हमारे दिमाग में जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हैं वर्डिक्ट को लेके क्या हिस्ट्री थी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी हिस्ट्री जो है वो आज की नहीं बल्कि 500 साल पुरानी है। तो चलिए वापस चलते हैं उन्हीं 500 सालों में। चलिए अब देखते हैं इस केस की क्या सीरियसनेस है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। हिंदू और मुस्लिम की बात हो तो दोनों के अपने व्यूज़ होते हैं और साथ ही अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन जब बात होती है इसकी हिस्ट्री की, अयोध्या वर्डिक्ट की जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1528 में। बाबर के कमांडर ने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, यानी कि जो कमांडर थे उनका नाम था मीर बाजी, जिन्होंने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। वैसे लोकल लोगों की अगर माने तो ये जो बाबरी मस्जिद है वो वहाँ पे एक राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, और इसी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में पहली बार दंगे होने शुरू हो गए थे, जो कि चले थे 1553 से लेकर के 1559 तक। अब इन सारे दंगों को रोकने के लिए एट लास्ट ब्रिटिशर्स को इन दोनों के बीच में आना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बोल दिया कि अंदर वाला जो हिस्सा है वो मुस्लिम्स यूज़ करेंगे और बाहर का जो हिस्सा है वो हिंदू यूज़ करेंगे, और इसीलिए बाबरी मस्जिद में ब्रिटिशर्स ने फेंसिंग भी करवा दिया। इस मैटर को पहली बार फैजाबाद कोर्ट में लाया गया। तो जो कोर्ट में लेकर आए थे वो थे महंत रघुबीर दास, जिन्होंने बाहर के एरिया में पूजा करने के लिए छत निर्माण के लिए डिमांड रखी। इंडिपेंडेंस के बाद 23 दिसंबर 1949 को
भगवान राम की मूर्ति को मस्जिद के मेन हिस्से में रखा गया, जहां पे हिंदू आके उनकी पूजा भी करने लगे। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, बैन कर दिया। अब ना तो हिंदू अंदर जा सकते थे, ना तो मुस्लिम अंदर जा सकती थी। पूरी तरीके से बाबरी मस्जिद जो है वो बैन हो गया और इस बैन को हटाने के लिए न जाने कितने ही पिटीशन, सिविल पिटीशंस फाइल की गई। फिर 1950 में महंत रामचंद्र दास जी ने एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने मांग की थी वर्शिप करने के लिए, जो उनका राइट था, राइट टू वर्शिप। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक केस फाइल किया और बोला कि ये जो पूरा एरिया है वो हमें मिल जाना चाहिए। और ठीक उसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल किया और जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो पूरा एरिया है वो मुस्लिम्स को मिल जाना चाहिए। ये तो हो गई कोर्ट के अंदर की बातें, लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट के बाहर भी कुछ अलग तरीके के ही प्रिपरेशंस चल रही थी। विश्व हिंदू परिषद ने इस जगह पे मंदिर को स्टैब्लिश करने के लिए एक कमेटी तैयार की। उसी के साथ साथ जो इस बैन को हटाने के लिए जितने भी केसेस फाइल किए गए थे, धीरे धीरे उनके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो चुके थे। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदूज को उस जगह पे पूजा करने के लिए परमिशन दे दिया, जिससे कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो चुके थे। इस चीज़ के लिए मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग कमेटी बनाई थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 1989 में एक और केस फाइल हुआ था रामविला विराजमान के थ्रू, जिन्होंने ये बोला कि इसमें जो पूरा मालिकाना हक है वो उनके साइड में होना चाहिए, उनके पक्ष में होना चाहिए। धीरे धीरे ये सारी बातें कुछ ज़्यादा ही सीरियस होने लगी, माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा गरमाने लगा था। अब 1990 में क्या हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो उस टाइम पे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि गुजरात में हमारा आता है सोमनाथ और यूपी में आता है आपका अयोध्या। सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक पूरी एक रथ यात्रा जो है वो निकलवा दी। की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी होने लगी और बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद होने लगे, जिसके चलते आडवाणी जी को अरेस्ट होना पड़ा और एज अ रिजल्ट वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने आडवाणी जी से अपना जो सपोर्ट है वो भी वापस ले लिया। उसके बाद 1991 में जो ये दंगे फसाद हो रहे थे, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने भी वही किया जो कि ब्रिटिशर्स किए थे। सेम एज ए ब्रिटिशर्स वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश की। इसके बाद कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया और 6 दिसंबर 1992 में कर सेवकों ने हजारों की संख्या में जाके बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, उसको पूरी तरीके से गिरा दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वहाँ पे एक टेम्परेरी राम मंदिर का भी निर्माण किया। इस इंसिडेंट के बाद देश में बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद होने लगे, जिसके चलते 16 दिसंबर 1992 में एक कमेटी स्टैब्लिश की गई, लिब्रहन कमेटी, जिसका काम ये था कि इन सारे चीज़ों के पीछे, यानी जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, इन सारे चीज़ों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ को खोजना, इस चीज़ को फाइंड आउट करना इनका मेन ऑब्जेक्ट था। इस कमेटी को स्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्ट था। इस टाइम पे सेंटर में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, जिन्होंने इस टाइम पे ये प्रपोजल दिया था कि इस जगह पे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, एक लाइब्रेरी और साथ ही साथ एक म्यूज़ियम भी बना देना चाहिए, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने अपोज किया। उसके बाद 2002 में जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने एक कमेटी तैयार की, अयोध्या विभाग करके एक कमेटी तैयार की, जिसका ये काम था कि हिंदू और मुस्लिम से बात करके कोई रिजोल्यूशन निकालना, उनके बीच में कोई किसी तरीके का सॉल्यूशन जो है वो निकालना,
इस चीज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी को स्टैब्लिश किया था। 2002 में पोजीशन को डिसाइड करने के लिए, यानी मालिकाना हक को डिसाइड करने के लिए इन सारे सब जो मैटर है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेकर आया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी, जिसमें जस्टिस थे जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस SV खान और जस्टिस DV शर्मा। इन तीनों ने पूरे हियरिंग को सुना। तीनों ने क्या किया कि इन तीनों ने ये बोला कि आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया। बेसिकली आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू क्या होता है कि खुदाई करके वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, इन सारे चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन तीन जजेस की जो बेंच थी इसमें इस रिपोर्ट की डिमांड करी गई। इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए बोला गया। अब उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 12th सेंचुरी में इस जगह पे एक मंदिर हुआ करता था और 1528 में यहाँ पे बाबरी मस्जिद था, लेकिन 12th सेंचुरी से लेकर 1528 के बीच में, यानी इस बीच में जो ये 300 साल है, इस 300 साल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस कुछ भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द लोकल पीपल्स व्यू। जो लोकल पीपल का व्यू था उस चीज को भी हम भूल तो नहीं सकते, तो उसको लेते हुए जो रिपोर्ट आई थी, वो जो व्यूज थे, वो इन सारे चीजों को कंसीडर करते हुए 2010 में 30 सितंबर 2010 में लखनऊ कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट अनाउंस किया। पूरे जो एरिया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला हिस्सा जो था मूर्ति वाला को पहला हिस्सा दिया गया, जो कि राम विला विराजमान को दिया गया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, तो दूसरा हिस्सा जो था वो दिया गया रसोई, भंडारा और राम चबूतरा। ये जो हिस्सा था वो निर्मोही अखाड़ा वालों को दे दिया गया। अब जो तीसरा हिस्सा बचता है, यानी इसमें से जो कुछ भी बचता है वो पूरा का पूरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इस तरीके से इसका 3 डिवीजन में जजमेंट पास किया गया। लेकिन उसके बाद इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। 2011 में रोक लगाई गई थी और फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी की साइड से एक पिटीशन जो है वो फाइल की गई। अप्रैल 2017 में जस्टिस JS केरकर ने ये बोला कि आपसी समझौते से इस मैटर को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। दिसंबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में 32 अपील्स आई थी, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था उसके अगेंस्ट में 32 अपीलें आई थी। इसलिए ये बोला गया कि 2019 में इसकी हियरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 जजेस की बेंच रखी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो गया कि क्या 3 जजेस की बेंच इनफ है या फिर हमें कुछ और बड़ी बेंच चाहिए होगी, 7 या 9 ऐसे कुछ जजेस की बेंच क्या हमें चाहिए होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो अराइज हो गया। इस पर सीनियर एडवोकेट राजीव धवल ने ये बोला कि हमें कम से कम 7 बेंच की जरूरत है। और ऐसा क्यों है, तो राजीव धवल ने ये बोला कि इस्माइल फारूकी की जो केस है उसमें 5 जजेस की बेंच थी, उसके बाद भी उसमें बहुत सारे इश्यूज हुए थे, और इस केस में जिसमें जो केस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जब ये क्रिटिकल है तो इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो क्या 3 जजेस की बेंच उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सही रहेगी, या फिर हमें इससे कोई बड़ी बेंच की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 7 या 9 जजेस की बेंच। उस टाइम पे सिर्फ जस्टिस नाजिर ने ये बोला था कि हमें जो है वो बड़ी बेंच की ज़रूरत है, जैसे कि 7 या 9, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें ये बोला कि नहीं, इस्माइल फारूकी का जो केस है उसको अयोध्या वर्डिक्ट से इन दोनों केसेस को जो है वो किसी तरीके से रिजेंबल करने की कोशिश ना किया जाए। इस वर्डिक्ट में 3 जजेस की बेंच ही इनफ होगी। इस केस में हमें सिर्फ जो है टाइटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी कि मालिकाना हक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और किसी बात पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको इस्माइल फारूकी की केस के साथ रिलेट नहीं किया जाना चाहिए। फिर 2019 में
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच को कंपोज किया। इन 5 जजेस की बेंच में रंजन गोगोई, जस्टिस शरद बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नाजिर इन बेंचेस में थे, यानी इन 5 जजेस के बेंच में ये जस्टिस थे। 8 मार्च 2019 में एक मेडिएशन भी स्टैब्लिश किया गया जो कि कोर रेगुलेटरी के थ्रू चला, और इस मेडिएशन में जो लोग थे वो 3 लोग थे, श्री रविशंकर और श्री कालीफूला और एडवोकेट श्री राम पंचू। ये 3 लोग जो थे इस मेडिएशन पैनल में थे। मई 2019 में इस पैनल ने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की। सुप्रीम कोर्ट की ये हियरिंग 6 अगस्त से लेकर के 14 अक्टूबर तक चला, जो अब तक की सबसे बड़ी हियरिंग मानी जाती है। 40 दिन की ये हियरिंग चली और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है वो रिजर्व भी कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ पार्टीज ने एक मॉड्यूल ऑफ पार्टीज भी सबमिट किया। मॉड्यूल क्या होता है? तो मॉड्यूल वो है जब पार्टीज ने जो क्लेम किया है अगर वो ना मिले तो उसके अल्टरनेटिव उनको क्या डिमांड में क्या चाहिए, इस चीज की एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट की गई। मॉड्यूलिंग ऑफ रिलीफ। अब पार्टीज में कौन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे 3 चीजें हो रही थी। 3 रिप्रेजेंट जो थे वो 3 तरीके से हो रहे थे। निर्मोही अखाड़ा को सुशील कुमार जैन रिप्रेजेंट कर रहे थे और रामविला विराजमान को CS वद्यमान रिप्रेजेंट कर रहे। निर्मोही अखाड़ा ने ये बोला कि 1934 के अकॉर्डिंग अंदर वाला जो एरिया था वो उन्हें मिलना चाहिए। इस चीज के लिए उनका कोई स्पेसिफिक किसी तरीके का प्रूफ डॉक्यूमेंट तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि पूरा का पूरा जो पोजीशन है वो उनके हक में ही होना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड में राजीव धवन ने ये बोला कि 1992 में वहां पे मस्जिद था। 1992 में वहां पे एक मस्जिद था। 1949 में बीच रात में मिडनाइट में भगवान राम की मूर्ति वहां पे प्लेस की गई जो कि पूरी तरीके से इनलीगल थी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम की नगरी है अयोध्या, इस बात से वो नकार नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात का भी कंसीडर जो फैक्ट्स है उन सारी चीज़ों का भी कंसीडर करना चाहिए। भगवान राम की नगरी है तो वहाँ पे अगर भगवान राम की पूजा हो रही है इस चीज़ से उनको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन चीज़ों पे भी पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। रामविला विराजमान में CS वंधयान ने ये बोला कि यहाँ पे हमेशा से ही राम मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। 1949 में जब भगवान राम की मूर्ति को रखा गया उस टाइम पे पोजेशंस जो थी वो पूरी तरीके से हमारे पास थी और जो वहां पे मस्जिद था वो राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया। इस बात की पुष्टिकरण करने के लिए उन्होंने ये बोला कि मस्जिद के जो पिलर्स हैं, जो स्लैब्स हैं, वहां पे हिंदू स्क्रप्चर के अकॉर्डिंग चीजें मिल रही है, इसीलिए ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे राम मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सिर्फ व्यूज और ASI रिपोर्ट के बेसिस पे पोजीशन डिसाइड नहीं किया जा सकता। डिसीजन पोजीशन का जो डिसीजन है वो बेसिक प्रिंसिपल और एविडेंसेस के बेसिस पे दिया जाएगा और इस बात से भी हम नकार नहीं सकते कि वहाँ पे मस्जिद होने के बाद भी हिंदुओं को कभी भी पूजा करने के लिए किसी तरीके का रोक नहीं लगाया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो पूरी तरीके से अनसस्टेनेबल जजमेंट था, क्योंकि कोई भी पार्टी इस तरीके का रिलीफ नहीं चाह रही थी। साथ ही साथ ये भी बोला हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 1957 में वहाँ पे हिंदुओं ने बाहर में पूजा किया, यानी बाहर का जो एरिया था वहाँ पे हिंदूज पूजा करते थे, इसलिए हिंदुओं का वहाँ पे कुछ हद तक तो कंट्रोल है। लेकिन मुस्लिम्स के नमाज अदा पे रोक लगाई गई थी 1949 में, जो कि राइट टू वर्शिप का एक डिप्रीवेशन था, डिप्राइव हो रहा था उनका राइट टू वर्शिप का। आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि 2.77 एकड़ की जो जमीन है वो रामविला विराजमान को दिया जाए और 5 एकड़ की जो जमीन है वो सेंट्रल के थ्रू सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए।
दोनों ही जमीनें एक ही दिन दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ था, और क्योंकि ये एक सिविल जजमेंट था इसलिए उनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी कमेंट नहीं किया गया। वैसे अगर आप मेरी माने, अकॉर्डिंग टू मी, ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा आइडियल जजमेंट था, क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह अगर सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, जहाँ पे लोगों के बिलीफ, एक्सपेक्टेशंस की बात थी, जहाँ पे लॉ को देखना था, साथ ही साथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी देखना था, ASI रिपोर्ट भी थी, इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद एक आइडियल जजमेंट पास करना पूरी तरीके से मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने की जजमेंट में दिया गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये कभी भी अपील हो सकता है इस जजमेंट की? तो इस जजमेंट की कभी भी अपील हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे अपर कोर्ट माना जाता है, सबसे ऊपर कोर्ट माना जाता है। एपेक्स कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। लोअर कोर्ट, उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसको कहीं पे भी हम फिर से अपील नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक और रास्ता है कि अपील तो नहीं हो सकती, लेकिन इस चीज़ के लिए रिव्यू ज़रूर हो सकता है। और ये जो था एक अयोध्या वर्डिक्ट के ऊपर मैंने आपको बताया क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे किन चीज़ों को ले करके जजमेंट पास किया गया। ये पूरी तरीके से मेरा व्यू था। मेरा ये मानना है कि ये जो जजमेंट था वो बिल्कुल आइडियल जजमेंट था। ये इम्पॉसिबल है इस तरीके के जजमेंट पास करना। सो आई होप कि आज का आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।